हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई यूपी पुलिस मैथ्स स्पेशल। ये हमारा तीसरा सेट है। इसमें हम बात करेंगे बहुत ही शानदार प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर यूपीएसआई और यूपी पुलिस में पूछे गए होंगे। ठीक है, यूपीएसआई यूपी पुलिस और एमपी पुलिस तीनों क्लासों के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप और कोई एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको महत्वपूर्ण रहेंगे और आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे इन्हें कैसे हल किया जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, ये एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि ट्रेन कितने समय में पार करेगी। अच्छा, तो इसमें बोला गया है ट्रेन की लंबाई। तो पहले बोला क्या है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। इसको आपको हम दो तरीकों से बताएंगे, जो आपको बेस्ट लगे वो आप लगा लेना। ठीक है, आपको सबसे पहले एक बात बताओ, इस ट्रेन में ये जो बात कर रहे हैं एक ही ट्रेन की बात कर रहे हैं। कभी ट्रेन क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और कभी एक खंबे को पार करती है। यानी कि ट्रेन के जो स्पीड है उसके बारे में बताया नहीं गया है। यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है वो दोनों में कांस्टेंट है, यानी कि बराबर है। बराबर भी कह सकते हैं, दोनों की जो चाल है वो बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, S1 बराबर S2, यानी कि पहली चाल दूसरी चाल के बराबर है। तो अगर पहली चाल दूसरी चाल के बराबर होती है तो इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी कि इसमें दूरी बन बटा में दूरी बन बटा में टाइम बन बराबर दूरी 2 वाली बटा में टाइम 2। तो ऐसे हम करेंगे तो पहली दूरी क्या हो जाएगी, आपको पता है एक दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, दूरी या लंबाई हमें क्या क्या होती है, जुड़ती है। यहाँ पर जो ट्रेन है, आपको ये याद रखना है कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वो x मीटर मानी जाएगी और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। यानी कि जो दूरी है पहली वाली वो 100 प्लस x हो जाएगी। ठीक, 100 प्लस में x हो जाएगी बटा में टाइम बन कितना है, 10 सेकेंड बराबर D2 का मतलब दूरी किसको कर रही है, एक खंबे को पार करती है। तो खंबे की कुछ भी लंबाई होती नहीं है, यानी कि वह स्वयं की लंबाई पार करती है। तो स्वयं की दूरी तो x है, बटा में कितने सेकंड में, 8 में। बस इसको हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इतने में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर 2 से काट देंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप यहाँ से, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 5 से x में करेंगे 5x हो जाएगा और 4 से 100 में करेंगे ये 400 हो जाएगा और प्लस में 4x हो जाएगा। ठीक, अब 4x को 5x के पास ले आएंगे तो घट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 400। 400 जो हो जाएगी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। x बराबर क्या आ जाएगा, 400। 400 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे सिर्फ यही पूछा गया था कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो 400 मीटर। तो देखो एक तो तरीका ये है आपका। ठीक, और इसी के बाद हो सकता है इस ट्रेन में इसकी चाल पूछा जाता, तो चाल बराबर दूरी बटा समय रख देते और हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है। ठीक, और दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, तो वो और छोटा सा है, बिल्कुल वो और भी छोटा हो जाएगा इससे भी, कि वो भी और कम समय में आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया होगा। चलिए इसको हम और देखें। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर इस तरीके का है कि एक ट्रेन है वो पहले प्लेटफॉर्म को पार करती है, फिर एक खंबे को पार करती है, या दोनों बार प्लेटफॉर्म को पार करे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी का अंतर निकालेंगे और समय का अंतर निकालेंगे। तो दूरी का अंतर का मतलब है पहली बार 100 मीटर और प्लस में अपनी दूरी और दूसरी बार अपनी दूरी, यानी कि वह सिर्फ 100 मीटर लंबी दूरी पार करती है। तो कहने का मतलब या तो दूरी 100 लिखा होना चाहिए, या तो दोनों बार अलग अलग दूरी दी होगी, उनमें से अंतर करेंगे। ठीक, अब दूसरा क्या है, समय तो 2 बार लिखा होगा, तो 10 में से 2 कम करेंगे तो कितना, 2 सेकेंड। ऊपर कितना है, मीटर। बस हमारे पास दूरी और टाइम है। हमें पूछा क्या है आपसे, ट्रेन की लंबाई। अच्छा, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, सबसे पहले इस स्थिति में हमें सबसे पहले क्या होता है, चाल मिलती है। तो चाल निकालेंगे, तो चाल क्या होता है, स्पीड बराबर होता है जो चाल होती है दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है आपकी, 100 है, बटा में आपका समय कितना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चाल तो ये आ गई। अब आपसे पूछी जा रही है ट्रेन की लंबाई। तो जो इक्वेशन छोटा हो उसमें आप हल करें। ठीक है, जो समय कम लग रहा हो उस वाले में गुणा करें हम।
तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्या है 8 दिया जा रहा है, ठीक है, 8 दिया जा रहा है तो हम इस वाले में गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि ये समय है। तो आपका जो दूरी आता है यहाँ पर आप ऐसे समझें, इसी के नीचे लिख देते हैं। जैसे आपसे क्या पूछा जाए दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। तो हमने बोला इन दोनों में जो भी स्पीड तो आई है आपकी 50 मीटर पर सेकेंड, और जो भी समय कम हो, जैसे 10 है यहाँ 8 है, जो भी समय कम हो उसका गुणा कर दें। 5 और 8 का गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, तो ये आपका हो जाएगा 40 और 1 0 साथ में रहेगा मीटर, 400 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा ये आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो आगे हम इसी तरीके का यूज़ करेंगे ताकि कम से कम समय में अच्छे से अच्छा अपन कैलकुलेशन कर सके। आगे हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूपीएसआई का है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, ये पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ठोस घन को 64 समान घनों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। आप ऐसे समझें, हमारे पास एक बड़ा वाला घन है, ठीक, इस वाले घन को छोटे वाले घन में काटा गया है, तो ये छोटा वाला घन हो जाएगा, ठीक। बड़ा वाला घन है उसकी भुजा कैपिटल ए है, छोटे वाला घन है उसकी भुजा स्मॉल ए है, ठीक। अब हम बताएं, इस तरीके से इस बड़े वाले घन को इसमें क्या किया गया है, इसके 64 घनों में चेंज किया गया है। इसके जैसे कितने हैं, इसके पास 64 घन है। ये हल नहीं करना है, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ये तो हम आपको समझा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब आपको करना क्या है, आप ऐसे समझें कि अब सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है इस बड़े वाले घन का रिलेशन कि 64 समान घनों में काटा गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, वो इस वाले 64 घन के समानुपात के बराबर होगा, यानी कि समान होगा 64 का, और ये आया होगा कटकर, तो छोटी भुजाओं में ए आया होगा ए क्यू के रूप में, ठीक है। अगर इस वाले के 64 घन का आयतन और इस वाले के 64 घन का आयतन करेंगे तब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए क्यू तो हम फिर लिखेंगे, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 4 ए का घन, ठीक है, क्योंकि 64 ए क्यू पूछा है। अब देखो यहाँ से ए क्यू से हम 4 ए क्यू है, अगर ए की वैल्यू पूछें अगर यहाँ से, तो हमें कितना मिल जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा हमें यहाँ पर 4 ए, ठीक, 4 ए। तो हमें पता चल गया ये जो भुजा आ गई बड़ी वाली, यहाँ पर जो भुजा आई है वो क्या है 4 ए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इस वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² फॉर्मूला होता है ना। तो अगर आप यहाँ पर निकालेंगे इसका, तो 6 गुणे में आपका a² का मतलब 4a गुणे में 4a, तो यहाँ पर 4a हो गया। तो यहाँ पर ये कितना, 4 चौके 16 छक्के 96, तो यहाँ तो आ गया 96a²। लेकिन अगर इसका निकालेंगे तो इसका तो ए है भुजा, तो ए का 6a² करेंगे, तो ए का तो होता है 6a², लेकिन गुणे में आपके ऐसे ऐसे कितने 64 घने हैं, तो यहाँ पर हमें 64 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 6 छिंग 36, तो 38, 384a², ठीक है। अब ये बताइए आपका 96a² यहाँ पर है, 384a² यहाँ पर है, यहाँ पर ये बताना है कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो आप पहले तो आपका 96 लिखें, ठीक, और यहाँ पर 384 लिखें। अब देख रहे हैं यहाँ पर कितने का वृद्धि हुआ है, तो आप देखेंगे 284, यहाँ पर कितना हो जाएगा चेक करें, यहाँ पर आपका 200, यहाँ 14 में 6 गया 8, 288 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और ये a², अब प्रतिशत में वृद्धि पूछी थी तो हम क्या करेंगे, 288 लिखेंगे ऊपर, बटा में आपका जो मूल वैल्यू था कितना 96a²। तो देखो ए हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कट जाएगा हमारा, इस वजह से हम ले नहीं रहे हैं किसी का भी ए, ठीक है। और गुणे में 100 लगा देंगे, परसेंट में आंसर करेंगे, तो देखेंगे 24 यहाँ 4 से भाग करेंगे, या 24 से किसी से भी कर दें, 4 से 24 से भाग करेंगे, 24 चौके 96, यहाँ 24 से करेंगे तो 24 एकम 24, 24 दूना 48, 4 से 4 एकम 4, 4 से 4 तिया 12, 3 गुणे 100 करेंगे तो हमारा जो फाइनल बनेगा 300%। 300% का पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है, जो कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा टफ लेवल का बन जाता है। अगर इसे आप कैलकुलेशन करना जानते हैं तो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है हमारा
कि एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? तो अभी जैसा क्वेश्चन है, हमने बोला क्या था कि अगर दूरी निकालना हो तो सबसे पहले दूरी का अंतर देखते हैं, या दूरी कितनी है वो देखेंगे। ये अगला समय देखेंगे, समय का अंतर। तो समय का अंतर कितना है? 25 और 15 का अंतर 10 सेकेंड। ठीक है, ये समय 10 सेकेंड है और 100 मीटर की दूरी है। तो सबसे पहले तो हमें स्पीड निकालना होगा। तो स्पीड का मतलब होता है दूरी बटा में समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपका दूरी कितना है? 100 मीटर, और आपका समय कितना है? 10 सेकेंड। जब इसे काट रहे होंगे तो फाइनली हमारा कितना बन रहा होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे बोला गया था कि इसकी दूरी पूछा जाती है ट्रेन की, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल आपके पास कितनी आई है? चाल तो आपके पास आ गई है, ठीक है ना। चाल तो आपके पास कितनी आ गई है? 10 मीटर पर सेकेंड। और हमने बोला था इन दोनों में जो छोटा समय हो उसमें गुणा कर दें। तो 15 दिया है छोटा समय, तो 15 में गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 150 मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसको हल करना था, और इसे कई और तरीके से भी किया जा सकता था हमारा इसका हल। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये है। एक ग्राहक के लिए 122.40 रुपये का भुगतान करता है। दो क्रमिक, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद जिनमें से 10% है, तो दूसरी छूट क्या होगी? यानी कि एक वस्तु है वो 160 की थी, अगर अंकित मूल्य उस पर 160 डला हुआ था तो पहले छूट दी जा रही थी, तो उसके बाद कुछ प्राप्त हो रहा था, फिर एक और छूट दी जा रही थी, तो लास्ट में इसमें कितना 122.40 इसे रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये प्राप्त हो गई इतने में वस्तु। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि दूसरी छूट कितनी है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि पहली जो छूट है वो 10% है। अगर देखिए 160 का 10% निकालेंगे तो इसमें 16 आएगा, और इसमें कितना 16 आएगा, तो इसमें 16 कम करें कितना होगा? 144 हो जाएगा। ठीक है, अब 144 से आपको 122 करना है, तो कितने का छूट दिया जा रहा है? तो यहाँ 21.60 का छूट दिया जा रहा है। अब इसमें डिस्काउंट परसेंट पूछा है, तो छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा? कितने की छूट दी जा रही है? 21.60 की, बटा में आपका कितने से छूट दी जा रही है? 144 रुपये से, गुणे में आपका 100 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसमें इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये बटा पर 100 आएगा, 100 से 100 कट ही जाएगा। अब इसे काटते हैं, 12 12 144 हो जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 1 0, 12 एकम 12, 12 से 12 15 180, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो 15% इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15% ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में बना भी है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, शानदार सा जवाब देखेंगे। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो स्कूल के कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति धारक नहीं हैं? तो आप ऐसे समझें, हमारे पास 3:2 है। अगर बॉयज़ की बात की जाए तो बॉयज़ कितना है आपका? 3 अनुपात में है, और गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स कितने हैं? 2 अनुपात में है। ठीक, तो मान लेते हैं इनमें 2 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब बताइए, लड़कों का 20% तो छात्रवृत्ति लेते हैं, तो इसमें से कितना 80% छात्र नहीं लेंगे। तो इसका अगर 300 का 80% अगर निकाल देते हैं हम, तो ये छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, ये 00 से 00 3 24, यानी कि 240 छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ऐसे ही लड़कियों में है 25% छात्रवृत्ति लेते हैं, तो बाकी के जो 75% होंगे वो छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका भी आंसर अलग से निकालेंगे। तो 200 का हम क्या करेंगे, 75 बटा में 100। ठीक, 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा, 75 दूना 150। समझ में आया? अब बताइए, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में टोटल छात्र तो हैं कितना हमारे पास, टोटल है 300 और 200, कितना हो जाएंगे? देखो टोटल 300 और 200 कितने हो जाएंगे? 500, यानी कि कुल तो हैं हमारे पास 500। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो कितने नहीं है? तो 150 यहाँ पर और 240 यहाँ पर, 200 और 100 300, 390 नहीं है, यानी कि 390 लोग छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो इनका प्रतिशत बताना ये कितना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना कम लग रहा है आपको,
110 बटा में कितना 500 करेंगे और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक, तो यहाँ 00 से 00 कट ही जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो ये 22% इसके बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प तो कुछ ऐसा दिया नहीं जा रहा है, तो एक बार चेक करें गलती तो नहीं हुई है। 300 और 200 ले लिया हमने, टोटल 500 हुआ। ठीक है, उसके बाद 300 में से 20% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं तो 80% नहीं होंगे। ठीक है, 240 कर दिया। फिर 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो नहीं कितनी होगी 75%। ठीक है, 75% निकाल दिया तो 75 दूना 150 हो जाएगा। हमारे पास 200, 300, 390 जो छात्र हैं वो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। अच्छा, नहीं का पूछा था, कम अधिक नहीं पूछा था, ये गलती हो गई। यहाँ से जो है ना लास्ट में ये वाला स्टेप गलत है। आपसे ये कम अधिक थोड़ा ना पूछा है, आपसे कम अधिक नहीं पूछा है। बोला जा रहा है कि ये जो छात्रवृत्ति नहीं लेते ना इनका प्रतिशत बताइए, तो 390 तो आपका ऊपर ही रहेगा। प्रतिशत बताना है 500 से बताएंगे और गुणा में हम लगा देंगे 100। 00 से 00 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 5 सते 35 और 4 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि ये बनेगा हमारा 78% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन बना था, कम अधिक के बारे में नहीं पूछा था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शानदार है प्रश्न। लिखा है क्वेश्चन में, एक नाव 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है, शांत जल में नाव की गति क्या है। देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप ये समझें कि 6 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 6 से सॉरी यहाँ 6 नहीं है, 8 घंटे में 40 जाती है तो 8 एकम 8, 8 से 8 पंच 40, यानी कि इसकी प्रतिकूल चाल का मतलब होता है x माइनस वाई, विपरीत चाल। विपरीत चाल क्या हो जाती है 5। ऐसे ही हम 6 से 36 में कर देंगे तो ये हमारी अनुकूल चाल का मतलब है x प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगी 6 छंग 36, तो ये अब हो जाएगा 6। यानी कि अब हमें पता चल गया कि जो x माइनस वाई है वो 5 है और x प्लस वाई है वो 6 है। जहाँ पर जो नाव रहेगी वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहेगी। ठीक है, जो नाव होती है उसकी बड़ी चाल मानी जाती है और जो धारा होती है उसे हम y मानकर चलेंगे, जिसे हम छोटी चाल कहेंगे। ठीक है, अब कभी भी आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई के समीकरण दिए जाएं और आपसे बड़ा वैल्यू बोला जाए या नाव बोला जाए, व्यक्ति बोला जाए, बोट बोला जाए, तो इसे कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 और 6 11 बटा में 2 कर देते हैं। ठीक है, और जब भी आपसे छोटा पूछा जाए या छोटी चाल पूछा जाए या धारा की चाल पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का अंतर कर देते हैं। जैसे 6 का और 5 का अंतर कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे। तो देखो ऊपर वाला करेंगे तो 6 5 11, 11 बटा 2 कितना आ जाएगा 5.5, और अंतर करेंगे तो ये बनेगा 1, 1 बटा 2 कितना होगा 0.5। अगर आपसे नाव की पूछी जाती है, व्यक्ति की, बोट की, तो ये तो हो जाएगा 5.5। धारा की पूछी जाती है तो ये हो जाएगा 0.5। तो नीचे वाला स्टेप हमने एक्स्ट्रा बता दिया है अगर आपको पूछा जाए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में नाव की चाल पूछी गई थी तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 सी विकल्प। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है कि 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक क्या है। मतलब ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही इजीली सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखिएगा हम इसको हल करके भी बता रहे हैं, तो ये तो है ही। चलिए हम बात कर लेते हैं। 12 को देखेंगे, 18, उसके बाद 21 और 28। ठीक है, तो इसे अगर हमें लासा निकालना है तो हम चाहें तो एक बार में ही फैक्टर करके निकाल दें, तो एक बार में ही निकाल देते हैं सारे के सारे, क्यों बार बार करें। ठीक है, जैसे हम 2 से भाग जा सकता है तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और ये 21 का 21 और ये हो जाएगा 14। एक बार और 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 9 का 9 ही रहेगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा आगे, ये 21 का 21 रहेगा और 2 7 14 हो जाएगा। अब हमें ऐसे लग रहा है 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 7 21 और 7। तो यहाँ पर क्या है, फिर आपका ये अलग अलग हो रहे हैं। 3 से भाग कर लें तो 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 7 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दें, 1 1 सारा 1 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 7 6 7 42, यानी कि इसमें जो बन रहा है 252 जो बनेगा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है,
आपको इस तरीके से नहीं करना है, इसमें आपको क्या है कन्फ्यूज़न रहेंगे। बस इस लासा को या मासा को करने के लिए आपको जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना वो पता होना चाहिए, ठीक, ताकि हम अच्छे से कम समय में कर लें। देखो 12 है, 12 का मतलब है ये आपका 3 से और 4 से भी विभाजित होगा। 18 का मतलब है ये आपका 2 से और 9 से भी विभाजित होगा। 21 का मतलब है ये आपका 3 से और 7 से विभाजित होगा। और 28 है वो आपका 28 का मतलब है 7 और 4 लग रहा है ना, तो 7 से और 4 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब लासा क्या एक संख्या ऐसी होती है जिसमें सभी से भाग चला जाता है। लासा का मतलब क्या होता है, इन सभी से भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझें, आप कोई कुछ यूनिक नंबर उठाकर देखें। जैसे हमने बात की, हमने एक 9 को लिया और एक 7 को लिया, तो सबसे पहले 9 का रूल देखेंगे, फिर 7 का रूल देखेंगे। 2 3 तो जैसे ही तैसे मिल ही जाते हैं। तो हमने देखा 9 से विभाजित होने वाली संख्या एलसीएम बन सकती है, 7 से विभाजित होने वाली संख्या एलसीएम बन सकती है। बाकी 2 3 तो सभी में भाग चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखो 9 से विभाजित होने वाली संख्या का रूल कहता है कि सारे अंकों को जोड़ लें। अगर 9 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। तो इस बार हम पूरे विकल्प नीचे से देखते हैं। तो यहाँ नीचे के अंक जोड़ेंगे तो 2 और 6 8 और 2 10, 10 में 9 का भाग नहीं जाता है, यानी कि ये एलसीएम नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प देखेंगे, 2 और 5 7, 7 और 6 13, तो 13 में भी 9 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी एलसीएम नहीं हो सकता है। 2 4 6, 6 और 8 14, यानी कि 14 जो है 14 में भी 9 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी एलसीएम नहीं हो सकता है। आगे बात करेंगे, 2 और 5 7, 7 और 2 9, तो ये कितना है 9, हाँ इसमें भाग जा सकता है। तो ये एक बार 9 से भाग जा रहा है, एक बार 7 से भी भाग करके देख लें, तो 7 3 21, 7 6 42, बिल्कुल 7 से भी भाग जा रहा है। तो ये जो संख्या है 252, ये हर एक संख्या से विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये एलसीएम बन सकता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी तो 9 से भाग ही नहीं जा रहा था, तो हम 7 से भाग करके क्या देखते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अच्छी चीज़ है, अगर आप समझना चाहें तो ये भी अच्छा है। अगर आप करेंगे तो बहुत ही कम समय में मौखिक भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए, ये वाला तो हो गया ना हमारा। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ 10वां क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:9 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद सी वी द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 के बराबर राशि के साथ उसके साथ व्यापार में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में ए का जो लाभ है वो 5600 रुपये था, तो कुल लाभ कितना था। तो आप ऐसे समझें, हमारे पास एक ए व्यक्ति है, एक बी है और एक आपके पास सी है, ठीक है। इनको जो निवेश का अनुपात है पहला ए और बी का, तो वो कितना है 7:9 है, ठीक। लेकिन बोला गया है 6 महीने के बाद सी आया है, यानी कि 6 महीने तो निकल गया है, और सी का मान कितना है, बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3। तो बी के द्वारा कितना है आपका 9 है, तो 9 का 2/3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, देखो कितना आएगा इसमें, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 दूना आएगा 6, यानी कि सी ने कितनी 6 लगाई। अब लास्ट में एक चीज़ लिखा था कि वर्ष के अंत में, इसका मतलब है पहले वाले ने 12 महीने तक, दूसरे वाले ने भी 12 महीने तक, तीसरे वाले ने 6 महीने बाद आया था, तो ये 6 महीने तक व्यापार किया होगा, और इनको यही पूंजी के अनुपात में इनको लाभ मिल जाएगा। तो बस इसे काटेंगे अगर, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 7 दूना 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अनुपाते 9 दूना 18 हो जाएगा, और 6 का 6 रहेगा, ठीक है। तो उस और 2 से भी भाग जा सकता है, चाहे तो और डिवाइड कर दे 2 से, 2 7 14 हो जाएगा, और 2 9 18, 2 3 6, ठीक। अब क्वेश्चन में जो बोला है वो चीज़ सुने। बोला गया है कि ए का भाग 5600 रुपये है, यानी कि ए का अनुपात 7 है, तो 7 अनुपात का वैल्यू जो है वो आपको 5600 रुपये दिया जा रहा है। तो एक का वैल्यू निकालें, 7 एकम 7, 7 8 56, ये आपका 800 हो जाएगा। तो एक का अनुपात आपका 800 हो गया है। अब क्वेश्चन में इन तीनों का टोटल पूछा है, ठीक। तो 7 3 10 9 19 के बारे में पूछा है। तो एक का अनुपात 8 है, तो 19 का वैल्यू कितना होगा, 19 का अनुपात बताएं। तो 8 में गुणा के 800 में गुणा कितने का करना है हमें, 19 का। तो 19 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 19 अट्ठे 152। अच्छा, यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार देखें, 2 से 14, 2 9 18, 2 3 6, ठीक है। और उन्होंने कितना 2/3, तो 3 तिरका 9, 3 दूना 6, ठीक है, सभी ने सही लगाया है। और 7 और अनुपात 9 के अनुपात में लगाया है, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 7 दूना 14, 9 दूना 18, 6 एकम 6, ठीक है, सही है, ठीक है ना। हो सकता है विकल्प गलत दिए हों, तो हमें क्या है 19 का 8 में गुणा करना था,
ठीक है, बस इतना ही करना था। तो हम क्या करेंगे, तो 19 अट्ठे 152 हो जाएगा और 2 0 साथ में आएंगे। तो यहाँ पर गलती से ये क्या है 252 कर दिए है, ये 1 होगा सभी में, ठीक है ना, तो गलती से ही हो गया है। तो आप ऐसे चेक करेंगे तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, अगर 152 के हिसाब से, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा अंतिम प्रश्न था। चलिए, ये हमारा अंतिम प्रश्न था, ठीक है ना, 10वां। चलिए, तो इस प्रकार हमने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है और अच्छे तरीके से, अच्छे पैटर्न के साथ और अच्छे ट्रिक के साथ बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेली हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम डेली आपको एक सेट कराते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं कम से कम समय का, क्योंकि 10 क्वेश्चन इस वजह से लेते हैं कि आप लोगों को बोरिंग ना लगे और ज़्यादा समय देखना ना पड़े, ठीक है। 10 मिनट का समय, 10 से 20 मिनट का समय तो सभी लोग निकाल लेते हैं और 10 क्वेश्चन आसानी से हल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।